राष्ट्र प्रेम की बात कर रहे हैं, राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोही की बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने, कांशीराम को छोड़िए, बाबा साहब ने बहुत पहले ही कह दिया कि ये देश कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकती, एक राष्ट्र नहीं हो सकता। ओके। क्योंकि यहाँ पर इतने समुदाय हैं, इतने धर्म हैं, तो कोई एक राष्ट्र होने का कोई मतलब नहीं हो सकता है। सपोज करो बाबा साहब मुसलमान हो जाते, हाँ जी, तो इस देश में जो आवाज आज भाजपा उठा रही है, इनकी कोई औकात नहीं थी। तो नागपुर बड़ा क्षेत्र है और बाबा साहब के मूवमेंट का है। कांशीराम जी ने सबसे ज्यादा इस देश में जो समय दिया है वो नागपुर को दिया, ऑन रिकॉर्ड की बात है। उन्होंने अपनी जिंदगी के बेशकीमती नागपुर को दिया है महाराष्ट्र। कांशीराम जी ने खुद कहा कि जब बाबा साहब जैसी शख्सियत इस देश में जब भंडारा से उपचुनाव में हार गई, तो उनके जो फॉलोवर थे, उनके जो लेफ्टिनेंट थे, वो निराशा में चले गए कि जब हमारी टॉप की लीडरशिप ही नहीं जीत सकती तो हम कैसे जीतेंगे। इसलिए आरपीआई के एक एक लीडर कांग्रेस से अपनी एक एक सीट के लिए समझौता करके आरपीआई को कांग्रेस ने खरीदा और तोड़ा बाबा साहब के मूवमेंट को। DS4 के बैनर से कांशीराम जी ने इलेक्शन लड़ा, वो हरियाणा और दिल्ली की नगर निगम के चुनावों में। हाँ। तो जितनी जो आरपीआई थी, 2 ग्रुप थे, उससे DS4 के वोट ज्यादा थे। तो कांशीराम जी ने देखा कि हमारी बात को लोग पसंद कर रहे, इसलिए तो हमें मतलब वोट ज्यादा है, आरपीआई से ज्यादा वोट दे रहे। कांशीराम जी 4 भाषाओं में स्पीच देते थे। सारी चीजें कांशीराम जी की, कांशीराम जी का कंसेप्ट खत्म कर दिया गया। कांशीराम जी के नायक जो थे मुख्य रूप से फूले से लेके साहू महाराज, पेरियार, फिर बाबा साहब अम्बेडकर, कांशीराम जी की तर्ज पे काम अगर बीएसपी करती, ठीक है ना, वर्तमान लीडरशिप करती, तो ये 2009 में ही मतलब बहुत कुछ हो जाता। मैंने अपनी जवानी के दिन बीएसपी बनाने में कांशीराम जी के लीडरशिप में बर्बाद किए। हाँ जी, हाँ जी। लगाए, बर्बाद मत कहो, लगाए हैं। मेरा हक है, मैं बीजेपी की समीक्षा थोड़ी करूंगा, कांग्रेस की समीक्षा में क्यों करूंगा जहाँ मेरी चवन्नी नहीं लगी है। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो समीक्षा बीएसपी की करूंगा कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। 100% सही बात है। तो 9% वोट है आज बसपा के पास, 24 का रिकॉर्ड बताता है पूरे भारतवर्ष की नहीं जी, कहाँ की? यूपी में। हाँ जी, सिर्फ यूपी में। हाँ जी। और आज की डेट में बीजेपी की मेहरबानी से बसपा राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्र चेतना, राष्ट्र प्रेरणा, देशभक्ति, ऐसे अनगिनत शब्द हमको हिंदी भाषा के साहित्य में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जो देश को विश्व शक्ति की तरफ लेके जाते हैं। इन सब चीज़ों को चुनिंदा एक्टिविज्म के साथ, जो हाशियों पे समाज है, जो अपनी अपनी मान्यता के लिए, अपने अपने पहचान के लिए लड़ रहा है, वो भारत का नागरिक, वो लोग जो देश के मेन स्ट्रीम में ना आ पाए, इन सबको एक जगह लाने के लिए एक नाम हमेशा सदियों तक भारत में याद किया जाएगा, मान्यवर कांशीराम। इनको समझने के लिए, इनको ज़्यादा और ज़्यादा इनकी आइडियोलॉजी को समझने के लिए एक और नाम है AR अकेला, अनंतराव अकेला, जो ऑथर है, पोएट है और साथ ही साथ सिंगर है और एक अच्छे पब्लिशर भी है। आज हम उनसे आपको राब्ता कराते हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कांशीराम जी का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो समझ है, उनकी जो भारत को देखने की और भारत के नागरिकों को देखने की समझ है, वो क्या सोचते थे और जो हाशिए का समाज है उनके लिए क्या वो उनके पास प्लानिंग था। सर, आपका स्वागत है। हम देखते हैं कि आज हमने आज़ादी को अभी जो 15 अगस्त का फेस्टिवल है, हमने हमारे देश को पूरी दुनिया ने एक सलाम भी किया। जो हमारा पावर है या फिर हमारी जो एक भारत की संस्कृति है, इसका लोहा हम पूरी दुनिया में भी मनाते हैं। माननीय कांशीराम साहब भी देशभक्ति की बात हमेशा अपने आंदोलनों में करते थे कि जो हाशिए पे रह गया है नागरिक है भारत का, जो जिसके पास मिनरल्स नहीं है, जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसके पास भारत की जो मुख्य धारा है उसमें वो विहीन है, काफ़ी हाशिए पर है। इन सबको क्या लगता है आपको कि मान्यवर साहब को इन सबको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या सोच रही थी?
देखिए, कांसीराम साहब ने इसके जवाब में जो उन्होंने देश की आज़ादी की गोल्डन जुबली मतलब 1997 में एक लंबा लेख और स्पीचेस कहिए या लेख कहिए, और बोला भी है उन्होंने, तो इसलिए स्पीच भी कह सकते हैं। स्वतंत्र भारत में बहुजन समाज आश्रित क्यों, और वो अंग्रेजी और हिंदी में पतली सी पुस्तिका उन्होंने लॉन्च की। उसको बड़े पैमाने पर उन्होंने सारे वर्करों को, जो इंटेलेक्चुअल वर्कर थे उनको, और जब ये 97 में हाँ जी, सरकार अपनी रंगरेलियां बना रही थी आज़ादी की, अच्छा, वर्तमान सरकार जो थी, वर्तमान उस तत्कालीन सरकार, हाँ जी, हाँ जी, उसको जवाब दिया है। आपके उद्बोधन में एक शब्द आया है, हाँ जी, देशभक्ति का। कांसीराम जी ने अपनी जिंदगी में देशभक्ति नाम का शब्द कभी इस्तेमाल नहीं ओके, किया। और जो आज राष्ट्र प्रेम की बात कर रहे हैं, राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोही की बात कर रहे हैं, बाबा साहब ने, कांसीराम को छोड़िए, बाबा साहब ने बहुत पहले ही कह दिया कि ये देश कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, एक राष्ट्र नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि यहाँ पर इतने समुदाय हैं, इतने धर्म हैं, तो कोई एक राष्ट्र होने का कोई मतलब नहीं हो सकता है। और आज बीजेपी उसी का राग आलाप रही है कि हम राष्ट्रभक्त हैं, हमारा ही ठेका है राष्ट्रभक्ति का। आपके नजर में राष्ट्रभक्ति बाबा क्या है? साहब अम्बेडकर को देशद्रोही कहा गया। नहीं, आपके नजर में क्या है? देश प्रेम क्या है, या फिर राष्ट्रभक्ति क्या है आपके नजरिए से? राष्ट्रभक्ति का मतलब है बीजेपी का गुणगान करो। गुणगान का मतलब भक्ति से है। नहीं, बीजेपी के पहले भी छोड़ दीजिए, बीजेपी को छोड़ दीजिए, आपके नजर में देश प्रेम क्या है? देश प्रेम बाबा साहब से सीखा हमने, कांसीराम जी से सीखा। वो देश के लिए न जाने क्या क्या उन्होंने त्याग किया। हाँ जी, बाबा साहब अम्बेडकर अगर देश प्रेमी न होते, हाँ जी, तो इस देश में वो मुसलमान भी बन सकते थे, वो ईसाई भी बन सकते थे। आज ये जो मुसलमानों के ऊपर सरकार टारगेट करके हाँ, उनके विश्वविद्यालयों को नष्ट करना चाह रही है बुलडोजर चला करके, तो इनकी हिम्मत कैसे हो गई? सत्ता के बल पर ना। सपोज करो बाबा साहब मुसलमान हो जाते, हाँ जी, तो इस देश में जो आवाज़ आज भाजपा उठा रही है, इनकी कोई औकात नहीं थी। इस देश में मुसलमान और शेड्यूल कास्ट के लोग, और ये बाबा साहब ने कहा कि मेरा सर मतलब मक्का मदीने की तरफ झुकेगा, हाँ मैं जी, नहीं चाहता, इसलिए उन्होंने बुद्ध को चुना। इन सारे लोगों को जो हिंदुत्व की बात करते हैं, बाबा साहब का कर्जदार होना चाहिए। लेकिन जो भारत के संविधान में नेशनलिज्म आया है, जी वी द पीपल ऑफ इंडिया, जी, इंडिया फर्स्ट और इंडिया लास्ट, हाँ, जब पूरे देश में हम देखते थे कि कोई अपनी जाति से पहचान पा रहा था, हम्म, अपने लिंग से पहचान पा रहा था, हम्म, अपने अपने जो भी उनके धर्म है उससे वो पहचान पा रहा था, तब एक आवाज गूंजी, हम्म, वो आवाज थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जी। कि आप वी द पीपल ऑफ इंडिया है, जी देश सर्वोपरि है। जी, तो वो देशभक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। आपके नजर में क्या देशभक्ति है जो हमारे संविधान में, भारत के संविधान में? भारत के संविधान में बाबा साहब ने जो लिखा है ना, उन्होंने कहा भी है ना, वैसे भी कहा है। हाँ जी, जब मैं फर्स्ट ईयर में, तो यानी मैं पहला प्राथमिक भी भारतीय हूँ और हाँ जी, अंततः भी भारतीय हाँ हूँ। जी, उन्होंने नहीं कहा कि मैं महाराष्ट्र का हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं मतलब गुजराती हूँ। तो उन्होंने बोला वही हमारा मतलब वो है, हमारा कोई अलग से तो नहीं। कांशीराम साहब का नजरिया क्या था देश को देखने का? कांशीराम जी चाहते थे कि इस देश में जिनके वोट ज्यादा हैं उनकी सत्ता होनी चाहिए। हाँ जी, सीधी सीधी। अच्छा, उनके नारे में भी वही झलकता है। हाँ वही है ना। एक मैं भी कुछ भाषण जब पढ़ रहा था कांशीराम साहब का, तो वो बार बार जिक्र करते हैं कि मेरे सपनों का भारत, सम्राट अशोक का भारत। जी। तो इसके पीछे क्या, इसका अगर से हम थोड़ा सा इसका मीनिंग, इसका मतलब समझे, हाँ। तो क्या है इसका मीनिंग है, वो जो करना चाहते थे वो मतलब लास्ट में उनका निचोड़ है 13वां खंड जो उनका भाषण का है। हाँ जी, अंतिम उनका जो प्रयास है, जो आपने अभी बताया
जैसे कि सम्राट अशोक के भारत। तो 2004 में उनका जो प्लानिंग थी इस देश में सरकार बनाने की थी सेंट्रल में। ओके। और जो बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब के जो रास्ता था, इस देश में बड़े पैमाने पर बुद्धिज्म को वो मतलब अख्तियार करके और सारे देश में बुद्धिज्म फैलाना चाहते थे। ओके। वो सपना उनका पूरा नहीं हुआ और आरएसएस ने उनका काम, जब उनकी जो ये लास्ट में प्रश्न होना चाहिए था, चलो मैं पहले बोल भी चुका हूँ एक बार, तो वो नागपुर में कह रहे हैं 2003 में जुलाई में क्या हम यूपी में 2 करोड़ चमारों को बौद्ध बनाएंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है? ऑन रिकॉर्ड है, सबूत है इसके? हाँ सबूत भाषण में रिकॉर्ड है। अच्छा। हाँ, 2 करोड़ चमारों को, कास्ट का भी नाम बोल दिया उन्होंने, ओके, हम बौद्ध बनाएंगे। तो ये आने वाली पीढ़ियों को ये बात मालूम है? क्या लगता है मालूम आपको? जब होगी कि वो साहित्य पढ़ा जाएगा। कांशीराम जी को पढ़ने की बहुत आप जैसे लोग उन साहित्य को बाहर ला रहे हैं, हाँ, जी। ये तो आपका काफी अच्छा एक उपकार है आने वाली नस्लों के लिए। हम एक विषय को और छेड़ना चाहेंगे ना, कि अभी मैं इसको हाँ जी, कंप्लीट हाँ जी, करना हाँ जी, हाँ चाहूंगा। जी। 15 मार्च 2003 को कांशीराम जी बम्बई में अपने जन्मदिन पे बड़ी रैली में क्या कह रहे हैं? हाँ जी। 2011 में की जब सेंसस होगी उस समय 3 करोड़ लोग बौद्ध बनेंगे। 3 करोड़ की बात कर रहे हैं वहां पर। ओके। और 26 जुलाई 2003 को छत्रपति साहू महाराज की 100वीं जयंती के समापन पर कोल्हापुर में कह रहे हैं कि हम 5 करोड़ लोग इस देश में बौद्ध बनेंगे और हम उसके लिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं। पूरे देश की बात कर रहे हैं वहाँ। तो उनका ये सपना था। तो जब यहाँ पर ये बात छिड़ी, फिर इसको चर्चा करेंगे। आप हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपके पास समय कम है तो दूसरा कुछ हम एक और चीजें देखते हैं कि बहुत सारी, यानी जब बात हम आते हैं बहुत सारा विरोधाभास आता है जी। जैसा हम देखते हैं कि एक वक्त था, आपका ही एक सेंटेंस है कि नागपुर जो है ये मूवमेंट का भी गढ़ रहा है जी। यानी आज़ादी के पहले से भी का इतिहास देखेंगे, महात्मा फुले का कालखंड देखते हैं, शाहू महाराज का कालखंड देखते हैं, या फिर हम मॉडर्न एज में आते हैं तो फिर बाबा साहब आम्बेडकर जी का कालखंड देखते हैं। उसके बाद पोस्ट आम्बेडकर इरा में हम मान्यवर कांशीराम साहब का भी एज देखते हैं। लेकिन आपका ही वक्तव्य है नागपुर में कि नागपुर के लोगों ने बहुजन समाज का मूवमेंट खत्म किया, या आपके वक्तव्य से आया है। तो इसका क्या स्पष्टीकरण आप देना चाहिए? क्या कैसे आप बोल सकते हैं? क्योंकि नागपुर ने ही मुझे लगता है कि नागपुर से पूरा जो 0 माइल है भारत का सेंटर होने की वजह से, जब भी SC ST OBC VJNT रिलीजियस माइनॉरिटी की बात आई तो नागपुर और पूरा स्पेशली देखा जाए तो यहाँ के लोग खड़े हो गए। चाहे 1930 का दशक हो, 1940 का दशक हो, बाबा साहब आम्बेडकर के वक्त की बात हो, या फिर हम देखते हैं कि स्वतंत्र मजदूर पक्ष की बात हो, या फिर अलग अलग कालखंड में अलग अलग पार्टियों की बात हो। तो आपका ये वक्तव्य कैसे आप दे सकते हैं? वक्तव्य इसलिए है कि मेरे पास मेरा कोई अपना व्यक्तिगत वक्तव्य नहीं है। हाँ जी। कांशीराम जी की जो बोली हुई चीजें वही मेरे सामने हैं। यहाँ बाम सेब के सारे लोग मैं जानता हूँ जो आज दुनिया में नहीं है। ओके। और मैं 2013 में नागपुर में आया, 3 दिन की सेमिनार थे नागलोक में। उस समय मधु के भी जिंदा थे, उस समय SK पाटिल भी जिंदा थे, उस समय उत्तमराव सिंघाड़े भी डिप्टी DM ADM डिप्टी कलेक्टर वो भी जिंदा थे। ठीक है, आज वो नहीं है। BD नानावटे भी थे, वो जिंदा हैं, वो भी नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ कि नागपुर की तो पॉपुलेशन कितनी होगी? 25-30 लाख। हाँ जी। कम से कम होगी मेरे ख्याल से। 25 लाख तो अलीगढ़ की है। तो नागपुर बड़ा क्षेत्र है और बाबा साहब के मूवमेंट का है। कांशीराम जी ने सबसे ज़्यादा इस देश में जो समय दिया है वो नागपुर को दिया। ऑन रिकॉर्ड की बात है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बेशकीमती नागपुर को दिया है। महाराष्ट्र में नहीं, पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। क्यों आए वो यहाँ? क्यों आए? का बाबा कांशीराम जानते नहीं थे क्या?
कांशीराम जी इसलिए आए कि ये बाबा साहब का आंदोलन का हब है। हाँ जी। भले ही बाबा साहब बगल की सीट पे भंडारा में हार गए, हाँ। लेकिन इसका मूवमेंट ये, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाबा साहब की वो गलती थी या बाबा साहब क्यों नहीं जीत पाए। कांशीराम जी ने खुद कहा कि जब बाबा साहब जैसी शख्सियत इस देश में जब भंडारा से उपचुनाव में हार गई तो उनके जो फॉलोवर थे, उनके जो लेफ्टिनेंट थे, वो निराशा में चले गए कि जब हमारी टॉप की लीडरशिप ही नहीं जीत सकती तो हम कैसे जीतेंगे। इसलिए आरपीआई के एक एक लीडर कांग्रेस से अपनी एक एक सीट के लिए समझौता करके आरपीआई को कांग्रेस ने खरीदा और तोड़ा बाबा साहब के मूवमेंट को। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को? हाँ जी। नागपुर के ही लोगों ने कहा कि हम वहां रिजर्व बैंक के पीछे अभ्यास करते हैं। वो अभ्यास करने वालों का मैं नहीं नाम जानता। हाँ। मैं जान ही नहीं पाया कि ऐसे कौन लोग थे जो अभ्यास करके वो क्यों नहीं कुछ कर पाए। दूसरी बात, सिर्फ नागपुर से एक मेरी शिकायत है। हाँ जी। बहुत सारी चीजें बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को, कांशीराम जी के बहुजन आंदोलन को नागपुर के लोगों ने दिया सबसे ज्यादा है, लेकिन एक पीड़ा है मेरी जो हो सकता था लेकिन वो भी नहीं होने दिया। क्या? हाँ। उत्तर नागपुर की सीट, मैं यूपी का आदमी हूँ और अलीगढ़ का आदमी हूँ, जहाँ बीपी मौर्य बाबा साहब के लेफ्टिनेंट थे। हाँ। जनरल सीट पे वो 1962 में जीत के आए। क्या नारा दे के आए? हाँ जी। जाटव मुस्लिम भाई भाई दीगर कौम कहाँ से आई। बराबर है। और ये कांशीराम जी ने उस नारे को कंडम किया, जाटव मुस्लिम भाई भाई दीगर कौम कहाँ से आई। हाँ। तो कांशीराम जी ने जब उनका मूवमेंट चला तो अलीगढ़ में ही कंडम किया कि ये नारा गलत लगा। ये बीपी मौर्य ने ये नारा जो दिया वो गलत है। क्यों गलत है? जिनके खिलाफ नारा दिया वो तो आज सत्ता में है और बीपी मौर्य आज मतलब कांग्रेस के चरणों में पड़ा है। उसका एक और साथी था संगप्री गौतम बुलंदशहर के, वो भाजपा में चले गए। एक और बात आती है कि हम जब भी बात करते नहीं हैं तो वो बात अभी कंप्लीट नहीं, कंप्लीट हाँ, वहीं से करेंगे। नहीं, आप उत्तर नागपुर से बीएसपी को क्यों नहीं जीतने दिया? वो जीत सकते थे यहाँ पर। हम हमेशा देखते हैं कि हम लोग हमेशा देश भर में इंटरव्यू करते हैं, पर जितना अपने गिरेबान में जो लोग हैं, जो साथ में काम करने वाले जो लोग हैं, वो लोग आपस में ही उलझे रहते हैं। ये बहुजन समाज का बोलिए कि एक बहुत बड़ा यानी एक सेटबैक है इस आंदोलन का। कोई किसी का कॉलर खींचता है, कोई किसी पे कीचड़ उछालता है, पर जिस शक्तियों से बहुजन समाज की मूवमेंट लड़ती है, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोले जाते हैं, वो कभी आपस में ऐसे मतभेद होते हुए नहीं दिखते हैं। ये ऐसा क्या लगता है, ऐसा क्यों है? ये क्या कमजोरी है या बहुत बड़े? हम आपने अभी 10-12 नाम ले लिए, तो यानी ये क्या है कि हम देखते हैं कि हर कोई एक दूसरे पे, अपने भाई बंधु पे कीचड़ फेंकता है, पर ये इसके पीछे क्या कमजोरी है? यानी क्या साइंस है? क्या लगता है आने वाले मूवमेंट को इसका फायदा होगा? जरूरी है, आगे के लिए बताना जरूरी है, गलती दोबारा से ना होनी चाहिए। ओके। ये युवा को, यूथ को बहुत जरूरी है ये चीजें। मैं कह रहा हूँ, ये बता, मेरी बात को काटिए। हाँ जी। नागपुर में, उत्तर नागपुर में आप जीत सकते हो कि नहीं जीत सकते? एमएलए की सीट ये मैं कह रहा हूँ जीत सकती है। स्वतंत्र मजदूर पक्ष में अगर से आप सुनिए, इसके पहले अगर से आप इतिहास निकालें, बीएसपी के भी पहले हम जाते हैं, आप आरपीआई के भी पहले चले जाइए, यहाँ से बाबू हरदास एलएन से लेके बड़ी बड़ी सीटें भी निकली है। अगर से आप इतिहास में जाएंगे तो चीजें होती है, जीतते हैं लोग। यहाँ नागपुर में महापौर भी बने हैं। अगर से नागपुर के इतिहास में आप जाएंगे तो नागपुर महानगर पालिका के कम से कम आरपीआई के यानी महापौर भी चुने गए, क्योंकि नागपुर आरएसएस का बिगड़ है। तो क्या होता है, जब भी कोई पक्ष स्ट्रांग होता है तो उसे तोड़ने की भी साजिश चालू हो जाती है। बिल्कुल होती है। दूसरी बात, यहाँ का पॉलिटिकल बहुत बड़ा एक इतिहास भी है। बिफोर कांशीराम जी भी यहाँ पर, यहाँ विदर्भ का इतना बड़ा इतिहास है जो अभी भी आप देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में वो रिपीट नहीं हो पाया है। अगर से लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी बात कर लीजिए, वो आपके भी पढ़ाई में होंगे। हम एक और बात देखते हैं कि जो मील का पत्थर होने के बाद हमेशा मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे, जब हम देखते हैं कि एक गुट था जो बोलता था कि वाम से अभी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का वक्त नहीं आया,
और कांशीराम साहब जी ने राजनीतिक पार्टी बना दी है। तो हम देखे उस वक्त देखे कि बहुजन समाज पार्टी वर्सेस बामसेब ऐसा लोगों के सामने खड़ी हो गई। तो उससे भी ये क्या सही वक्त था वो बहुजन पार्टी को लॉन्च करने का? आपको क्या लगता है, आपका क्या नजरिया है? बिल्कुल सही समय था। हाँ जी। देखिए, जो कांशीराम जी की लीडरशिप में सारे काम हुए, कांशीराम जी ने अपने दिमाग से सारी चीजें लॉन्च की। हाँ जी। दिक्कत है वो भी बताऊंगा लोगों को क्यों दिक्कत हुई। उन्होंने बामसेब को शुरुआत में सिर्फ पूना तक 73 में मतलब बनाया। हाँ जी। उसके बाद में 6 दिसंबर 1978 में दिल्ली से बामसेब का घोषणा हुई। 6 दिसंबर 1981 हाँ जी। 1981 में उन्होंने DS4 बनाई। ठीक, 81 में के बाद में फिर उन्होंने 82 में, एक साल बाद, एक आर्टिकल लिखा जो बहुजन संगठक में भी छपा और उससे पहले ऑपरेशन इंडियन में भी छपा। हाँ जी। हम टिकट बनाना सीखेंगे। हाँ। क्यों कहा ये? 1982 में एक इलेक्शन हुआ। हाँ। DS4 के बैनर से कांशीराम जी ने इलेक्शन लड़ा, वो हरियाणा और दिल्ली की नगर निगम के चुनावों में। हाँ। तो जितनी जो RPI थी, 2 ग्रुप थे, उससे DS4 के वोट ज्यादा थे। तो कांशीराम जी ने देखा कि हमारी बात को लोग पसंद कर रहे, इसलिए तो हमें मतलब वोट ज्यादा है, RPI से ज्यादा वोट दे रहे। भगवान दास ग्रुप का भी एक RPI थी, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहली बात ये है कि जो आपने सवाल किया, क्या वो समय सही था? हर एक लीडर अपनी उम्र के हिसाब से बाई स्टेप वो अपना मंजिल चलने की कोशिश करता है। ठीक, कांशीराम जी ने 89 में एक नारा ऑफिस में नॉर्थ एक्सटेंशन में, जो वहाँ से हरभजन सिंह लाखा जीते थे, हाँ जी, पंजाब से, उनके उसमें उन्होंने कार्यालय बना दिया। उसके ऊपर मैंने दिखा है, माई एम इंडियन रूल। ओके। मैं भारत का शासक बनना चाहता हूँ। ठीक, 1991 में जब पार्लियामेंट मेंबर इटावा से जीते, कई कवर स्टोरी छपी हैं, उसमें भी उन्होंने 2 जगह एक बात है, अभी MP हूँ, कभी PM बन जाऊंगा। एक सेक्स के ऊपर बहुत मशहूर मैगजीन है डिवोनियर, ओके, उसमें भी एक इंटरव्यू छपा जिसकी हेडलाइन थी, एक शख्स ऐसा जो भारत का शासक बनना चाहता है। आपका भी एक गीत है शायद उसी के ऊपर, सुन लो मुट्ठी भर इंसान। वो लाल किले का है, आगरा का। हाँ जी। तो उसमें मैंने गाया था वो। हाँ। लेकिन साहब जब तक मंच पे नहीं थे, वो फोटो है मेरे पास, तो वो बहुत पॉपुलर हुआ और बहुत वो इसमें इस किताब में भी है, हिंदी की किताब में। हाँ भी जी। है। तो जो उनको, जैसे उन्होंने, अब एक उन्हीं के मोह शब्दों में जो कहूँगा, जो प्रोफेसर उनके साहब ने कहा, बोला, हाँ जी, सही समय वाली बात उन्होंने बोली ना, कि BSP अवर्सन है, ये सही समय पर डिलीवरी नहीं है। हाँ, ऐसे काफी लेकर आए, उसी के आधार पे मैंने सवाल भी बुलाया आपको। हाँ, तो हमने मना किया था, कांशीराम जी नहीं माने कि पार्टी अभी मत बनाइए, लेकिन उनका समय वो अपने हिसाब से काम कर रहे थे। असली पीड़ा ये थी, तो वो जो अबॉर्शन है वो उसी का नतीजा आज वर्तमान में वर्तमान में जो BSP दिख रही है वो, क्योंकि आप ही का वक्तव्य हमेशा आता है, गलत है, आपका एक वक्तव्य हमेशा एक आता है, सही समय पे उन्होंने लॉन्च किया। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? ठीक है, आप ही का एक वक्तव्य हमेशा आता है कि आज जो वर्तमान में BSP है उसमें कांशीराम जी कहीं नहीं है, उनके विचार कहीं नहीं है, इसलिए जो डिसीजन आते हैं या जो वक्तव्य आते हैं, किसी को भी कभी भी निष्कासित किया जाता है, जो अपने चाटुकार है उसी को रखा जाता है, जो इंटेलेक्चुअल है। इसमें इंग्लिश में एक शब्द है जो बाबा साहब हमेशा इस्तेमाल करते हैं, इंटेलेक्चुअल मर्डर।
तो आज आपको लगता है कि जो लिबरल और जो इक्वलिटी की बात कांशीराम जी कह रहे हैं, आज वर्तमान में क्या लगता है आपको, बीएसपी क्या बाबा कांशीराम जी की वही चीजों को इम्प्लीमेंट कर रही है? देखिए ऐसा है, कांशीराम जी ऐसी शख्सियत थे, वो किसी इंटेलेक्चुअल पर्सन से परेशान नहीं होते थे, चाहे वो आईएएस था, चाहे वो आईपीएस था, चाहे वो आईआरएस हो, वो इंटेलेक्चुअल से घबराते नहीं थे। ओके। और उसका रिकॉर्ड है, उसका ऑन रिकॉर्ड है। बाम सेप का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में हुआ है ना, और ये बर्डी में ही धनबटे चैम्बर है, उसमें हुआ है। तो पाटिल साहब जब थे, हैं? पाटिल साहब जब थे, हाँ सब थे ही है। हाँ जी, ये तो शुरुआत की बात कर रहा हूँ ना हाँ जी, मैं। हाँ जी। तो गेल अम्बेड को कांसीराम जी ने उसमें मंच पर बुलवाया, भाषण देता हुआ फोटो है मेरे पास, मैंने छापा भी है। हाँ जी। तो इसका ये मतलब प्रूफ हो गया कि कांसीराम जी किसी भी इंटेलेक्चुअल पर्सन से उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। कांसीराम जी 4 भाषाओं में स्पीच देते थे, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी। तो वो विचारधारा आज बहुजन समाज में है, वही मेरा प्रश्न है कि आज बहन कुमारी मायावती जी जो नेतृत्व कर रही है बहुजन समाज पार्टी, आज 2026 में कांशीराम जी की विचारधारा आज जिंदा है? बिल्कुल नहीं है। सारी चीजें कांसीराम जी की, कांसीराम जी का कंसेप्ट खत्म कर दिया गया। कांसीराम जी के नायक जो थे मुख्य रूप से फूले से लेके साहू महाराज, पेरियार, फिर बाबा साहब अम्बेडकर, और उन्होंने 100 अपनी स्पीचेस में 100 महापुरुषों का पूरे देश में आंदोलन की बात कही है। वो कहते थे कि ये 1848 से लेकर के और 1956 तक, 6 दिसंबर 1956 तक ये जो आंदोलन है, ये 108 वर्ष का हमारे महापुरुषों का हाँ जी। आंदोलन है। तो क्या ये बेकार होना चाहिए? तो आपको क्या लगता है कौन से क्रांतिकारी बदलाव होना चाहिए आने वाले 5 वर्षों के भीतर कि वो जो कांशीराम जी की जो सोच है, जो अजरा अमर सोच है, जो शाश्वत है, वो इम्प्लीमेंट हो जाए? आपको क्या लगता है कि क्या सुधारना होना चाहिए? देखिए, कांसीराम जी की तर्ज पे काम अगर बीएसपी करती, ठीक है ना, वर्तमान लीडरशिप करती, तो ये 2009 में ही मतलब बहुत कुछ हो जाता। 2009 में नहीं हुआ तो सारी चीजें ये क्यों बदली गई? मेन चीज ये है, ये इसलिए बदली गई कि कांसीराम जी ने जो बैन लगाया था, वो कांसीराम जी के जाने के बाद बैन खत्म कर दिया गया। एक बम्बई से 8 मार्च 1987 को इलिस्ट्रेट वीकली में हाँ जी। कांसीराम जी का इंटरव्यू अंग्रेजी में छपा था। मैं उस समय यहाँ पर रवि मेश्राम, ये उधर ये अजनी चौक पे, हाँ जी। विजय कवाड़े उस समय उत्तर नागपुर के वो थे, रेसिडेंट थे, और ये रवि मेश्राम वहाँ पर काशीपुर में थे। वो खत्म हो गया बेचारा, आज नहीं है दुनिया में। तो उस समय ये वहाँ 15 मार्च को इलेक्शन लड़ा जा रहा था, तो वो मार्च में ही था इलेक्शन, वहीं पर मैंने खरीदी थी। उसमें एक इंटरव्यू छपा, कांसीराम जी की कवर स्टोरी छपी, फोटो समेत बहुत बड़े फोटो छपे, मनोहर आर्टी का फोटो था उसमें वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि आई डोंट लाइक टेम्परेरी चेंज, ओके। मैं अस्थायी परिवर्तन नहीं चाहता। फिर एक उसमें क्वेश्चन है जो मैंने इसमें कोट किया है, इस किताब के पीछे है। अच्छा। तो पत्रकार एक पूछ रहा है कि आप सवर्णों को पार्टी में क्यों नहीं लेते, वो आना चाहते हैं। कांसीराम जी ने कहा कि 7 राष्ट्रीय पार्टी हैं इस देश में, जिनके सारे जो हेड हैं वो सब सवर्ण ही है। हमने ये पार्टी अपने बहुजन समाज के लिए बनाई है, इसे तो बख्श दो कम से कम। फिर वो मतलब फिर उन्होंने कहा कि मैं सवर्णों को अगर पार्टी में लेता हूँ तो सामाजिक परिवर्तन की लहर को वो रोक देंगे।
सामाजिक परिवर्तन की जो बदलाव है, जो प्रक्रिया है, उसको वो रोक देंगे। इसलिए जब ये डर खत्म हो जाएगा, यानी डर का मतलब पार्टी जब मजबूत हो जाएगी, कुछ तुम नहीं कुछ कर सकते, तो हम उनको पार्टी में लेंगे, उनका वोट लेंगे और उनकी आबादी के हिसाब से उन्हें टिकट भी देंगे। लेकिन पार्टी के मालिक कभी नहीं बन सकते। वो लीडरशिप बैकवर्ड के हाथ में ही होगी। तो अभी क्या मालिक, कोई मालिक पिछड़ों- बना पिछड़ों- अभी कोई वही बहुजन मैं समाज पार्टी कहने का कोई जा- मालिक वही बैठा मैं है? कहने जा रहा हूँ, वही बताने जा रहा हूँ। बैकवर्ड के हाथ, पिछड़ों के ही हाथ में होगी। ओके। ये उनके जीते जी ये प्रतिबंध रहा। उनके जाने के बाद 2007 का चुनाव होने के बाद, सरकार बनने के ठीक 1 महीने बाद मायावती जी ने सतीश चंद्र मिश्रा को राष्ट्रीय महासचिव बनाया। हाँ जी। ये ऑन रिकॉर्ड है, कोई बेबात की बात तो है नहीं। तो जब एक आदमी आ गया और वो राष्ट्रीय महासचिव बन गया, फिर तो दरवाजा खुल गया। फिर तो और लोग भी आए, उनको भी पद मिल गए और राष्ट्रीय सचिव बने। और जो वो करना चाहते थे उन्होंने किया। 85 कैंडिडेट सतीश चंद्र मिश्रा ने 2007 में अकेले ब्राह्मण को दिलवाए। कितने? 85। 41 वो जीत के आ गई। उसके बाद फिर मतलब ठाकुर, हाँ जी। उनकी संख्या दो एक आध भूमिहार, एक आध कायस्थ। और ये सरकार 2007 से 12 तक सवर्णों ने, सतीश चंद्र मिश्रा ने क्या उस वक्त ब्लैकमेल किया। तो वो पार्टी को फायदा हुआ, इस आंदोलन को फायदा हुआ उन सब चीजों से? उनको आंदोलन से नहीं, पॉलिटिक्स का फायदा हुआ। ठीक है, लेकिन वो किसके लिए आए थे? वो अपना काम पूरा करके और वो चले गए। तो क्या क्रांतिकारी बदलाव होना चाहिए? अगर से आप एक लेखक भी हैं, आज वर्तमान में हम जब 2027-28 आएगा, जी, आने वाले 5 साल की बात मैं कर रहा हूँ, जी, इतिहास में तो एक सबक होता है, पर भविष्य के लिए क्या लगता है आपको कि कोई अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी बनाने की जरूरत है? क्योंकि हम देखते हैं आज बहुजन समाज पूरे भारतवर्ष में है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, वो राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है। तो आने वाले जो, आपको क्या लगता है कि अगर से टूट गया है, ये मूवमेंट टूट गया है, ये बिखरा हो गया है, तो इसका निवारण क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? जी। क्या बहुजन समाज पार्टी इसका सोल्यूशन है कि क्या और होना चाहिए? ऐसा क्या लगता है आपको? अंत में ये सवाल था मेरा, नहीं, बहुत क्योंकि हम अंतिम पड़ाव पे बहुत ही हैं। महत्वपूर्ण सवाल है आपका आज की डेट में। मैंने एक कल ही पोस्ट डाली है, एनालिसिस है वो, न किसी के फेवर में है न किसी के विरोध में है, लेकिन अंधभक्ति तो मानते नहीं है। हाँ जी। उन्होंने, एक लड़का पीएचडी है तो उसने सवाल करना शुरू कर दिया। फिर मैंने उनसे पूछा, तुम्हारा क्या लगा है बीएसपी में? तुम पीएचडी कर रहे हो, तुम्हारी उम्र क्या है? मैं क्यों लिख रहा हूँ? इसका मतलब है मैंने अपनी जवानी के दिन बीएसपी बनाने में कांसीराम जी के लीडरशिप में बर्बाद किए। हाँ जी, हाँ जी। लगाए, बर्बाद मत कहो, लगाए हैं। मेरा हक है, मैं बीजेपी की समीक्षा थोड़ी करूंगा, कांग्रेस की समीक्षा में क्यों करूंगा जहाँ मेरी चवन्नी नहीं लगी है। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो समीक्षा बीएसपी की करूंगा कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। 100% सही बात है। तो 9% वोट है आज बसपा के पास, 24 का रिकॉर्ड बताता है पूरे भारतवर्ष की नहीं जी, कहाँ की? यूपी में। हाँ जी, सिर्फ यूपी में। हाँ जी। और आज की डेट में बीजेपी की मेहरबानी से बसपा राष्ट्रीय पार्टी है, जिसके बारे में कांसीराम जी ने कहा कि देश की जो विरोधी पार्टी है, सवर्णों की पार्टी है या मनुवादी पार्टी है, जितनी भी पार्टी है वो मीडिया के सपोर्ट से आगे बढ़ी है। लेकिन बीएसपी मीडिया का मुकाबला करके, मीडिया का विरोध करके आगे बढ़ी है। तो 9% वोट आज प्रेजेंट में यूपी में मात्र 9% वोट बचा है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 3 स्टेटों में और 6% वोट होना चाहिए, ये है ना मानक? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कहीं भी है क्या? यूपी के अलावा कहीं नहीं है। तो 9% वोट, और 9% एक पिछला रिकॉर्ड है कांसीराम जी का, 89 में 9% वोट। तो लोकसभा का इलेक्शन और यूपी में विधानसभा का इलेक्शन दोनों एक साथ हुए। ठीक है,
9% वोट मिला, 3 पार्लियामेंट मेंबर जीते 89 में। कांसीराम जी क्या कहते हैं, पहला इलेक्शन हम हारेंगे, दूसरा इलेक्शन हम हराएंगे और तीसरा इलेक्शन हम जीतेंगे। कितनी रफ्तार तेज है लीडर की, ये देखना होगा ना। 84 में कांसीराम जी पहला इलेक्शन लड़े, जान क्या करना है भविष्य में, क्या लगता है आपको? इतिहास में उलझने के अलावा भविष्य में क्या इतिहास करना? नहीं, मैं बात कह रहा हूँ ना। हाँ, क्या करना चाहिए कि अभी मैं वही आने वाले नस्लों को फायदा हो या मूवमेंट खड़ी हो? देखिए, कांसीराम जी की तर्ज पे जो काम करेगा, पार्टी हाँ अभी जी। तो बहुत ऑलरेडी बन गई है। हाँ जी। पार्टी तो बहुत है ना, महाराष्ट्र में भी बहुत है, यूपी छोड़िए, आपको पता ही है, नाम क्या गिनाने की जरूरत है। हाँ जी। यूपी में भी है, ठीक है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि कांसीराम जी के हिसाब से उनके नक्शे कदम पर ही काम करना पड़ेगा आज की डेट के हिसाब से। कांशीराम जी के ही नक्शे कदम पर काम करना होगा, जी जो उनकी बातें हैं उसको समझना होगा, जी वापस से परखना होगा और उसका क्रिटिकल इंटेलेक्चुअली एनालिसिस करना होगा। सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में एक कहावत है कि जो समाज जातिवादी है वो जातिवाद को ख़त्म नहीं कर सकता, जो समाज, जो नागरिक नस्लभेदी है वो नस्लभेद को ख़त्म नहीं कर सकता, जो समाज अपने ही प्रैक्टिस में, अपने ही जाति में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, वो कभी भी जाति के खिलाफ बगावत नहीं कर सकता। एक वक्त हमने देखा है कि बामसेप ने ही जाति तोड़ो समाज जोड़ो का भी नारा इसी देश में दिया। हम देखते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक जब बात करते हैं कि भारत को हम लोग आज विश्व शक्ति की तरफ लेके जाएंगे, तो हमने भी अपने मैनिफेस्टो में नेशनलिज्म की बात करना चाहिए। हमारी बातों में वो सारा वंचित समाज जुड़ जाना चाहिए जो मुख्य धारा में आ जाए। यही आवाज़ इंडिया का मैसेज है। सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका धन्यवाद। आप जुड़े रहिए, धन्यवाद। हम नेक्स्ट वक्त और भी बहुत सारी बातों के साथ आपके साथ राब्ता करेंगे। थैंक यू।